हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम एंड मैं आपको पढ़ाती हूं क्लास 11th एंड 12th का बिजनेस स्टडीज़। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 11 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड आज हम उसका लास्ट सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। सो स्टूडेंट्स, ये जो सब टॉपिक है ये बेसिकली कि हम कौन से फंड सोर्स चूज़ करें, कौन से उसकी लिमिटेशंस होंगे, क्या उसके ड्रॉबैक्स होंगे, हर एक चीज़ पर बात करेंगे। ओके, सो वेलकम आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। ये एक 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम फॉर CBSE बोर्ड। एंड हमारा एक सेपरेट चैनल है स्टूडेंट जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की प्रिपरेशन करवाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एज वेल एज स्टूडेंट्स, जितनी भी लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स पर देख रहे हैं वो हाई क्वालिटी कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं जहां पर हम NCERT रिफ्रेशर्स दोनों कवर करवाते हैं और हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इनहांस होती है। नाउ ये जो सब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे से हम हर चीज़ को समझेंगे कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस पे नज़र डाल सकते हैं, हमारी चॉइस जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो फैक्टर्स जो हैं चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, तो सोर्स ऑफ फंड्स हमने क्या क्या पढ़े, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बैंक्स, बैंक लोन्स, ठीक है, ADRs, GDRs, IDRs, इतने सारे सोर्स ऑफ फंड्स हमने पढ़े, चाहे वो प्राइमरी मार्केट के सोर्सेस हों, चाहे वो ग्लोबल मार्केट के हों, चाहे वो कैपिटल मार्केट के हों। सो इंडियन मार्केट, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, A to Z हमने सब सोर्स ऑफ फंड्स पढ़े। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो चॉइस करने में हेल्प करते हैं और चॉइस जो है, हमारी जो चॉइस है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉस्ट, उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड्स को अवेल करने के लिए पैसा जितना लगेगा वो सबसे बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट, रिस्क प्रोफाइल, रिस्क भी होता है ना, बिजनेस है तो रिस्क है, अगर आप उधार ले रहे हो पैसा, रिस्क कम्स अलोंग विथ। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, ये भी एक चीज़ है, हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है तभी सोर्स ऑफ फंड्स अपन अवेल करेंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस, फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और उसके बाद नेक्स्ट है पर्पस एंड टाइम पीरियड और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद जो लास्ट वाला बनता है। ठीक है, तो ये पूरे फैक्टर्स हैं जो चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड हम ये सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी बात पे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस मैम, समझते हैं इस टॉपिक को। नाउ, a number of factors affecting choice of combination making it a very complex decision for the business। जैसे अब आपको मान लीजिए आप अभी सब स्कूल में हैं, है ना, आपको जाना है पार्टी में। ठीक है, आपको जाना है एक पार्टी में जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपने खुद ऑर्गेनाइज की है। ठीक है, अब आप मम्मा के पास गए परमिशन लेने, क्या मैं पार्टी में जाऊं, तो सबसे पहला आंसर तो क्या आता है, नो, जाना ही नहीं है। एक तो ये आपके इंस्टीट्यूशन से पार्टी प्रोवाइडेड नहीं है, पैसे भी देने पड़ेंगे, तो जब पैसे पूछे तो फिर ये जो पार्टी थी 500 रुपीज़ पर हेड की थी, है ना, आप सब लोग एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं क्योंकि आप अब 12th क्लास में जाओगे तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि हम साथ में मिलके ये गेट टुगेदर कर लेते हैं, 11th क्लास का लास्ट गेट टुगेदर। ठीक है, फिर अच्छे से पढ़ाई में मन लगाएंगे 11th क्लास के एग्जाम्स के लिए। सो सबसे पहले आपने कॉस्ट एनालाइज करी कि 500 रुपये लग रहे हैं, फिर आप ये भी एनालाइज करोगे लोकेशन क्या होगी, फिर ये भी एनालाइज करोगे कि हम खाएंगे क्या, फिर आप ये भी एनालाइज करोगे कि कपड़े कौन से पहनने हैं, शूज़ कौन से पहनने हैं, वॉच कौन सी पहननी है, कैसे जाना है और किसके साथ जाना है, कौन कौन से ग्रुप्स बनेंगे, इसके अलावा जो मेन्यू है वो भी डिसाइड करोगे, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली जब एक बिजनेस पैसे उधार लेता है, ठीक है, तो उसे सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, कितना कॉस्ट लगेगा, कब रीपेमेंट पीरियड है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है, हम कितने टाइम पीरियड में पैसा वापस कर पाएंगे, इतने सारे फैक्टर्स की सारी दुखने लगे। यस, अगर आप कर्जा ले रहे हो ना तो यू कैन नॉट लिव इन पीस, ऐसा बोला जाता है मार्केट में। कर्जा एक ऐसी चीज़ है जो सोने नहीं देता, ठीक है, बट बिजनेसेस में इतने सारे सोर्स ऑफ फंड्स आ गए जो बिजनेसेस को खुद नहीं पता। ठीक है, बट हर सोर्स ऑफ फंड्स को अवेल करने के लिए उनको कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट। So there are two types of cost, with the procurement of funds and the cost of utilizing the funds।
अब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब फंड्स को एक्वायर करने का कॉस्ट, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स मतलब फंड्स को यूज करने का कॉस्ट, फंड्स को आप रिसोर्सेज में क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, उसका कॉस्ट. सो बोथ दीज कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप बोलोगे मैम अगर हम फंड्स रेस कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा. अगर आप मान लीजिए आप फंड्स ले रहे हैं एंड इन अ बिजनेस, आप शेयर्स के थ्रू ही ले रहे हैं, डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं, आप डिबेंचर्स के थ्रू ले रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं, आप प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू ले रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो आप फंड्स लेते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होती है, जो आपको रिटर्न देना पड़ता है. आप बैंक लोन लेंगे, बैंक को भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, वो भी सूद समेत पूरा कंप्लीट, है ना, और बैंक आपसे कुछ ना कुछ गिरवी भी रखवाती है. और उसके बाद जब आप फंड्स को यूज कर रहे होते हैं वो भी एक कॉस्ट लगती है, धीरे धीरे जो आपने फंड रेजिंग की उसमें से वो पैसा कम होता जाता है, ठीक है, एंड आपको बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो पैसा खत्म ना हो और फंड रेजिंग की नौबत ना आए और सर पे भार ना आए कर्जे का, ठीक है. सो ये दोनों कॉस्ट को बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है स्टूडेंट्स, समझ में आया, ठीक है. सो बोथ दिस कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द सोर्स ऑफ फंड्स दैट विल बी यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. दोनों कॉस्ट को ध्यान रखना है, ठीक है. तो जब अपन को मान लीजिए कि मैंने किसी फ्रेंड से पैसे उधार लिए, ठीक है, अपनी एक ड्रेस परचेस करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने किसी कोर्स को बाय करने के लिए मैंने एक फ्रेंड से पैसे उधार लिए. मुझे पावर पॉइंट बनाना सीखना था. पावर पॉइंट बनाना एक बहुत अच्छी स्किल है. सो 1500 रुपीज़ की वो सिखा रहे थे एक सर, ठीक है. तो वहाँ से मैंने अपनी फ्रेंड से वो पैसे उधार लिए. अब मुझे बहुत ध्यान से उस पैसे को लगाना पड़ेगा और मुझे ये भी देखना पड़ेगा उस पैसे को मुझे उसे कब वापस करना है. अगर उसने मुझे बोला कि तू ना एक काम करना 1500 ले ले बट 2000 करके देना है इसको, आई एम गिविंग यू जस्ट बिकॉज तेरे पास अभी नहीं है, बट आई वॉन्ट रीपेमेंट विद 2000, 500 रुपये मेरे को ज़्यादा करके वापस देना, बिकॉज ये सच्चे वाले दोस्त थोड़ी ना होते हैं, ये ऐसे दोस्त होते हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, ठीक है. तो ऐसा वाला मान लो, है ना, किसी लेंडर से ही पैसे लिए हैं. सो अब यहाँ पर हमें हर चीज़ इफ एंड बट सारे सोच के चलने पड़ते हैं कि इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, यूज़ कैसे होंगे फंड, सब कुछ समझ में आ रही है बात. सो ये कॉस्ट जो है इट इज़ द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. वीडियो को लाइक किया या नहीं किया, किया ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस. सो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो अ की डिटर्मिनेंट, है ना. जैसे मान लीजिए कि आपने फंड रेजिंग की मार्केट से आपने पैसा उठाया, ठीक है. अब आपकी जो बिजनेस है वो इतना स्टेबल ही नहीं है, उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो पैसा लौटा सके. फिर तो वही हो जाएगा कि एम्प्लॉयज़ को निकालो, ले ऑफ्स करो, उनकी सैलरी काटो, ठीक है, और उसके साथ साथ उनको निकाल दो, टर्मिनेशन करो. पैसा नहीं बच रहा है तो कम लोगों से ज़्यादा काम करवाओ. वर्कफोर्स वर्कलोड एनालिसिस की ऐसी की तैसी हो जाएगी उस केस में, ठीक है. और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिनसे फंड रेजिंग की है उनको पैसा वापस करने के लिए बहाने ढूंढेगी. सो इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है, वो जैसे मकान बनता है तो लेंटर डलता है सबसे नीचे, है ना. तो लेंटर का मतलब क्या होता है कि अब आपका मकान जो है वो स्टेबल है, वो किसी भी चीज़ से वो अफेक्ट नहीं होगा. सिमिलरली जब कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो सबसे पहले क्या देखता है कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसी है, ठीक है. इवन कोई लड़की के लिए अगर रिश्ता ढूंढा जाता है तो सबसे पहले लड़के वालों का क्या देखा जाता है, घर, है ना, कि उसके पास घर है या नहीं रहने को, उसके पास गाड़ी है या नहीं, उनकी बेटी कहाँ जाएगी, ठीक है, अलग कमरा है या नहीं, उसके रहने के लिए कबर्ड है या नहीं. इवन डाउरी जब चलती थी, अभी तो खैर डाउरी प्रोहिबिटेड है और गलत मानी जाती है, डाउरी जब चलती थी तो साथ में लड़की के फर्नीचर और ये सारी चीज़ें दी जाती थी. फर्नीचर हो गया, पैसे हो गए, फ्रिज हो गया, कार हो गई, सब दिया जाता था. एंड इट वॉज सो रॉन्ग, है ना, लड़की भी दो पैसे भी दो. सो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी कब देखी जाती है, जब कोई व्यक्ति निवेश कर रहा है. शादी में लड़की जाती है दूसरे घर तो वो भी एक तरीके से माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा कहीं भेज रहे हैं तो वो सब चेक करके भेजते हैं. कोई व्यक्ति अगर बिजनेस में पैसा लगाता है वो सब चेक करके पैसा लगाता है. बैंक अगर आपको लोन दे रही है सब चेक करके लोन देगी. इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़रूरी है. क्लियर, समझ आया. सो इन द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स बिजनेस शुड बी इन, क्या लिखा है देखिए, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. अब अनसाउंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, जब आपके जो है आपका इंसॉल्वेंसी की स्टेज आ रही हो या फिर आपके पास पैसे ना हो, इसको क्या बोलते हैं, अनसाउंड फाइनेंशियल स्टेज.
ठीक है। नाउ सो एज टू बी एबल टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट, ठीक है। अगर बैंक आपको लोन देती है, सबसे पहले अगर आपके पास आप इतनी अच्छी गुडविल नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती ना, आप बिजनेस हो, सबसे पहले बैंक क्या बोलती है, हम लोन देने को रेडी हैं, आप मकान गिरवी रख दो, ठीक है। तो हर व्यक्ति, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो लेंडर हो, हर व्यक्ति अपनी सोच के चलता है, ठीक है। अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं है, ठीक है। अगर आप फंड रेजिंग कर रहे हो तो ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट की सबसे पहले बात देखी जाएगी कि सामने वाले की हैसियत भी है या नहीं, तभी वो पैसा दिया जाएगा, ओके। Now, when the earnings of organization are not stable, fixed charge funds like preference shares, debentures should be carefully selected as these add to the financial burden of the organization. अगर organization debenture issue कर रही है तो मतलब organization कर्जा ले रही है। अगर मैं एक कंपनी हूँ, मैंने debenture issue किए, मैं क्या कर रही हूँ, कर्जा ले रही हूँ, क्योंकि secured debenture ऐसे debenture होते हैं कि अगर उनसे हमने फंड रेजिंग की है तो हमें उसको सूद समेत पैसा वापस करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। नहीं किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स, हमारा फर्नीचर, हमारी मशीनरी, सब वो ले जा सकते हैं, सबको बेच के उनको पैसे दिए जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कंपनी के बारे में नहीं सोचते, है ना, वो बोलते हैं हमें फिक्स्ड डे पर डिविडेंड चाहिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए और सबसे पहले हमें पे करो। सो अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेच रही है तो कंपनी अपने ऊपर बर्डन ले रही है, क्योंकि ये लोग आपके साथ ही नहीं होते। इक्विटी शेयर साथ ही होता है, वो आपके मैनेजमेंट में पार्ट लेता है, वो समझता है कि चलो इस बार प्रॉफिट नहीं हुए हैं, देख लेंगे, है ना। सो बाद में भी आप उसको पैसे दे सकते हो, वाइंडिंग अप के टाइम पर भी दे सकते हो। बट प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोलता है कि हम तो वो चाचा मामा हैं जो हम कभी भी पैसा अपना छोड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस नहीं किया, मार्केट में वैल्यू डाउन हो जाती है कंपनी की। इसलिए कंपनी जब सोर्स ऑफ फंड्स सिलेक्ट कर रही है तो सोर्स ऑफ फंड्स पे जो चार्ज है ना, उसको भी मद्देनजर रखते हुए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना कि फूक फूक के कदम रखो, वो इसी केस में अप्लाई होता है, ओके। सो ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी नहीं है, कोई आप में निवेश नहीं करेगा। क्लियर? ये है अपना सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस। अब बहुत सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, निधि कंपनी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इतनी सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप चाहो कोई भी बिजनेस खोल लो, ठीक है, बट हर बिजनेस के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर एक अकेला व्यक्ति किराने की दुकान है, मान लो दुकान में आग लग गई, उसको अपने खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप में दो पार्टनर है, उनने कपड़े की दुकान खोली, दुकान में आग लग गई, उन दोनों को खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए। कंपनी में अगर कंपनी के रिसोर्सेज हैं पूरे पड़े हुए हैं और कंपनी में आग लग गई तो कंपनी के मेंबर से पैसा नहीं मांगा जाता, कंपनी के एसेट से ही वो रिकवरी होती है, तो मेंबर सेफ हो जाते हैं, जो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेंबर्स अफेक्ट होते हैं। सो हर और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। यस और नो स्टूडेंट्स? सो यही बात बोली गई, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेटस इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है। अ पार्टनरशिप फर्म फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट रेज मनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर कौन इशू कर सकती है? केवल कंपनी। पार्टनरशिप फर्म को पैसा चाहिए तो उनके पार्टनर्स अपने घर से कैपिटल लेके आएंगे या किसी भी सोर्स से कैपिटल लेके आएंगे। सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेले किराने की दुकान वाला या नॉर्मल व्यक्ति कोई भी दुकान वाला, अगर वो अकेली दुकान चलाता है, ठीक है, तो वो खुद के पैसे लगाएगा, वो शेयर्स नहीं बेच सकता। इसलिए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मैटर करता है जब हमें फंड रेजिंग करनी है। जैसे मान लो अगर मेरी किराने की दुकान है, मैं बैंक लोन ले सकती हूँ पर मैं शेयर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अगर मेरी कंपनी है, मैं बैंक लोन भी ले सकती हूँ, मैं शेयर इशू भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरी पार्टनरशिप है तो मैं शेयर इशू नहीं कर सकती, मैं डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, मैं पार्टनरशिप में जो है फंड रेजिंग जो है वो नहीं कर सकती बाय वे ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब में रेजिंग नहीं कर सकती। बट मैं पार्टनर से पैसे ले सकती हूँ, मैं बैंक लोन ले सकती हूँ, मैं मनी लेंडर से पैसे ले सकती हूँ, मैं किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ ताकि वो पैसा लेके आ जाए। क्लियर? समझ में आ गया? सो यही बात है कि जैसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से आपको डील करना है विद द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। अब डी पॉइंट, पर्पस एंड टाइम पीरियड। अब जैसे मान लो कि आपको पैसे चाहिए, ठीक है, आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो सबसे पहले पैसे क्यों चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए।
अब ये दोनों फैक्टर्स पे भी पता आप कर पाओगे कि चलो ये वाला सोर्स ऑफ फंड्स बेस्ट है। जैसे मान लो आपको पैसे चाहिए 1 साल से ज़्यादा के लिए, है ना, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा है, तो आपको कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एंटर होना पड़ेगा, यानी सेकेंडरी मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। सेबी की वो कंपनीज जो कैपिटल मार्केट यानी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती हैं या मीडियम टर्म, आपको उनके रिसोर्सेज अवेल करने पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए पर्पस और टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है जब आप सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो बिजनेस शुड प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड फॉर विच द फंड्स आर रिक्वायर्ड। शॉर्ट टर्म नीड एग्जाम्पल कैन बी met through borrowing funds at a low rate of interest through trade credit commercial paper। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तब इशू करते हैं कंपनीज जब उनको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, यानी 1 साल से कम के लिए। बट 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे चाहिए तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्ट ही करने पड़ते हैं और कोई चारा ही नहीं बचता, ठीक है। और ये कंपनीज पर अप्लाई होता है। So for long term finance, resources such as issue of shares, debentures बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब कहाँ से रेस करोगे? कैपिटल मार्केट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर ट्रेडिंग होती है बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। क्लियर? सो वीडियो को लाइक किया या नहीं किया बताओ कमेंट बॉक्स में। कर दिया ना? चलो, सिमिलरली द पर्पस फॉर विच सोर्स ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड नीड टू बी कंसिडर्ड दैट द सोर्स इज मैच्ड विद द यूज। सोर्स को किससे मैच करना है? यूज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है अपने आप को, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट से वो नहीं हो पाएगा एक्सपेंशन। उनको क्या करना पड़ेगा? शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे, तब एक्सपेंशन हो पाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट से एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। सो आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको ज़्यादा समय के लिए पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, सो उस हिसाब का सोर्स ऑफ फंड्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपके पास पैसे नहीं है और आपको खरीदनी है किताब, ठीक है, तो आपको खरीदनी है एक बुक और आप अभी 12th क्लास में हो और आप ग्रेजुएशन चालू करोगे। आप क्या करोगे? अपनी मम्मा से बोलेंगे मम्मा नोटबुक लेनी है, पैसे दे दीजिए, या पापा को बोलेंगे नोटबुक लेनी है, पैसे दे दीजिए, या सिबलिंग्स को बोलेंगे, अपने जो एल्डर सिबलिंग्स हैं जो कमा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप वो नोटबुक ला पाओगे। वो पैसे क्या हैं? आपके खर्चे के लिए दिए गए हैं, ठीक है, या फिर आपको पॉकेट मनी दी जाती है, आप उसमें से ले लोगे। बट मान लो आप बड़े हो गए, ग्रेजुएशन कर लिया, तनख्वाह कमाने लगे, अब आपको लेना है एक घर और कार, तो आप क्या करोगे? EMI पे उठाओगे जो आपकी तनख्वाह से कटेगी, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप पूरा इन कैश ले पाओ, तो इसलिए आपने क्या बंधवा ली? EMI। वो आपके लिए ईजी है, राइट? यस और नो? सो स्टूडेंट्स, ऐसा ही होता है जब हम सोर्स ऑफ फंड्स चूज करते हैं, हमें हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। पैसे नहीं है तो जॉब के बाद ले लेना घर वगैरह, हाँ, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। नाउ रिस्क प्रोफाइल। Business should evaluate each part of source of finance in terms of risk involved. For example, there is least risk in equity. Equity में सबसे कम रिस्क होती है, as the share capital has to be repaid only at the time of winding up. क्यों रिस्क होती? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप तंगी में हैं, आपको पैसे देने की नीड नहीं है, आप वाइंडिंग अप के टाइम पर उसको दे सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर को टाइम टू टाइम पैसा देना है, फिक्स्ड डिविडेंड, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड एवरीथिंग, है ना। सो नाउ डिविडेंड नीड टू बी पेड इफ नो प्रॉफिट्स आर अवेलेबल, है ना। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और प्रॉफिट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, आप डिविडेंड नहीं भी दो तो भी चलेगा, है ना। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनल ओनर्स। तो इसलिए रिस्क देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी सोर्स ऑफ फंड से आप पैसे रेस कर रहे हो उसकी रिस्क कितनी है, ठीक है। अ लोन ऑन द अदर हैंड, अगर हम एक बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन को रीपे करना पड़ता है एक शेड्यूल के हिसाब से, है ना, इतने दिनों में, और ब्याज लगता है उस पर, एंड इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, आपको बैंक लोन का ब्याज देना ही देना है, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर में क्या है कि अगर प्रॉफिट नहीं कोई बात नहीं, वाइंडिंग अप के टाइम पे ऐड करते जाना, है ना, प्रॉफिट कम्युलेटिव, तो फिर इसलिए रिस्क प्रोफाइल होती है। नाउ कंट्रोल। अब कंट्रोल की बात करें स्टूडेंट्स, सो हम जब सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रोल का क्या पर्सपेक्टिव है। सो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड्स में अफेक्ट द कंट्रोल एंड पावर ऑफ द ओनर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। कैसे? अब जैसे इक्विटी शेयर से अगर मैं फंड रेजिंग कर रही हूँ, तो इक्विटी शेयर से हम जब फंड रेजिंग करते हैं तो हमें उनको ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में बोलने का हक, यानी कि वोटिंग पावर देनी पड़ती है। सो ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा लगा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस का भी हिस्सा है।
सो इसलिए सोर्स ऑफ फंड सिलेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी सोर्स ऑफ फंड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना बोलने का हक रखता है। जैसे आप एक बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो बैंक आपके मैनेजमेंट के डिसीजन नहीं लेगा, बट आप एक इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे रेज कर रहे हो, ठीक है, तो वो वोटिंग पावर उसकी होती है, तो वो लेता ही लेता है ना डिसीजंस। नाउ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स में मीन डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, एज इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में टेक कंट्रोल ऑफ द एसेट्स और इम्पोज कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट, ठीक है। दस बिजनेस फर्म शुड चूज सोर्स कीपिंग इन माइंड द एक्सटेंट टू विच दे आर विलिंग टू शेयर द कंट्रोल ओवर बिजनेस। तो बहुत ध्यान से क्या करना पड़ता है, सोर्स ऑफ फंड चूज करना पड़ता है। समझ आ रही है बात? तो कंट्रोल भी देखना है, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रोल करता है, वोटिंग राइट होती है उसके पास, तो फिर कंट्रोल भी रहता है। नाउ इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है? आपने किसी दोस्त को पैसे दिए 500 रुपये, आप उसे कॉल करें भाई पैसे लौटा दे, नहीं दिए, फिर आप उसे कॉल करें भाई पैसे लौटा दे, ऐसे कॉल कर करके उसने 1 साल बाद पैसे दिए, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वो पैसे कितने दिन में वापस करता है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइम उसने आपसे पैसे मांगे तो आपने उससे क्या बोला, रहने दे, नहीं देने। आपको पता चल गया उसकी पैसे वापस करने की हैसियत नहीं है। यही होती है क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनीज की पैसे वापस करने की हैसियत। सो क्रेडिट वर्दीनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? मान लो अगर कंपनी ने लोन लेके रखा है, डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर इशू करके रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को ला के रखा है और ये सब चीज़ें पब्लिक हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें सबको पता है, तो कोई अगर इन्वेस्टर कंपनी में निवेश करना चाहेगा ना, तो वो सबसे पहले देखेगा कि इन्हें तो डिबेंचर भी रख के रखे, इन्हें तो लोन भी लेके रखा है, सो इनके पास तो पैसा बहुत कम है, इसलिए ये मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मतलब इनकी पैसे वापस करने की हैसियत नहीं है, ये तो डिफॉल्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं किया इन्होंने, ठीक है, और ये कोर्ट की लाइमलाइट में है, तो ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ द डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑन सर्टेन सोर्सेज may affect its credit worthiness in the market, ठीक है, may affect its credit worthiness in the market. For example, issue of secured debentures may affect the interest of unsecured creditors of the company, है ना। सो यहाँ पे ये बात क्यों बोली गई है? तो मान लीजिए कि कोई लोग हैं डिबेंचर होल्डर जिन्होंने कंपनी में क्या किए हैं, इन्वेस्ट किया है और क्या किया है, डिबेंचर परचेज किए हैं, वो भी सिक्योर डिबेंचर, ठीक है। तो कंपनी अगर इस डिबेंचर का पैसा वापस नहीं कर पाई तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के एसेट्स बेचकर इनको पैसे वापस होंगे। बट वहीं अगर अनसिक्योर्ड हैं, पैसे दिए पर उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, कोई एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज नहीं है, तो अगर इनका पैसा डूब गया, कंपनी का पैसा डूबा, तो इनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो यहीं पर क्रेडिट वर्दीनेस क्वेश्चन होती है, समझ रहे हो बात। सो एंड मे एडवर्सली अफेक्ट द विलिंगनेस टू एक्सटेंड फर्दर लोन्स एंड क्रेडिट टू द कंपनी। तो ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जीवन में कभी कंपनी में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोल देंगे हमें कुछ नहीं दिया, ठीक है, और सिक्योर्ड वालों को तो एसेट बेच के पैसे दे दिए, कोलेट्रल बेच के पैसे दे दिए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, नाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज, ठीक है। सो जब भी हम सोर्स ऑफ फंड लेते हैं, जैसे मुझे अगर पैसों की नीड है, आई विल टेक फ्रॉम माई सिस्टर, बेशरम होके मैं उससे ले लूँगी पैसे और बाद में धीरे 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 मंथली वापस करती जाऊँगी। यस, वापस करते हैं, ठीक है, पर अगर मैं बैंक लोन लूँगी सो मेरे को बार बार ये चीज़ मन में आएगी कि आई हैव टू पे, आई हैव टू रिपे, नींद चैन सब चले जाएगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी और ईजीनेस ये सब भी देखनी पड़ती है, हम कितना खुश हैं उस सोर्स ऑफ फंड से, हमें कितना प्रेशर हो रहा है, ये सब चीज़ें। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स। अगर कोई फंड रेजिंग में आपको बहुत पंचायत करनी पड़ रही है, 7500 डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, आप नहीं जाओगे वहाँ, ठीक है, बट आप ऐसी फंड रेजिंग करोगे जहाँ पे इजीली पैसा आप उठा सकते हो मार्केट से, ठीक है। सो रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस, detailed investigation and documentation in case of borrowing from banks and financial institution may be the reason that business organization may not prefer। कोई भी व्यक्ति बैंक लोन लेने से क्यों डरता है? क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, नेक्स्ट लेवल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन फॉर्मेलिटीज़ को कोई नहीं करना चाहता, सबको चाहिए इजीली लोन मिल जाए, इजीली पैसे मिल जाए, इन्वेस्टर आए, प्रोडक्ट देखे और पैसे दे दे, सबको यही चाहिए। इसलिए दैट्स वाई क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम सोर्स ऑफ फंड्स को चूज कर रहे हैं। नाउ टैक्स बेनिफिट्स, बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ फंड्स हैं जिसमें आप निवेश करते हो तो आपके इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलता है, यानी कि आपका टैक्स पेमेंट कम हो जाता है, यानी सरकार को आपको कम पैसे देने पड़ते हैं। सो ये जो निवेश है, जैसे म्यूचुअल फंड
फंड्स आप परचेज कर रहे हो, है ना, तो 80s की सीरीज में आपको डिडक्शन मिलता है. सो various sources may be weighed in terms of their tax benefits. For example, dividend on preference shares is not tax deductible, interest paid on debenture and loan is tax deductible. ठीक है, Therefore, be preferred by organization seeking tax advantage. जिनको भी टैक्स एडवांटेज चाहिए वो ऐसे सोर्स ऑफ फंड्स यूज़ करेंगे जहाँ पर इनकम टैक्स में वो पैसे माइनस हो जाते हैं और आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को और आपका निवेश भी हो रहा है. ठीक है, तो टैक्स बेनिफिट्स भी देखे जाते हैं स्टूडेंट्स. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोर्स ऑफ फंड्स एंड चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स को अफेक्ट करते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं अगले वंडरफुल सेशन में, बट जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स और ये एक 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों कोर्सेज पढ़ाते हैं. इंग्लिश मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का फॉर CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में हम आपको पढ़ाते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12. अपार्ट फ्रॉम दिस हम आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं. आपको मिलते हैं ई-नोट्स एंड ई-बुक्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है. ये हमारे वीडियोज़ हैं, वो फुल्ली ऑर्गेनाइज complete courses along with daily practice problems. And please like this video, share to your friends, subscribe to the channel and follow our other social media handles, that is Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp. I'll see you in the next session super soon.